डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन है, स्पार्की लिमिटेड के नाम से है, जून 2010, पेपर 21, क्वेश्चन नंबर पार्ट A to E। प्रीवियस क्लास में हमने एक क्वेश्चन कर लिया था सॉल्व, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। स्पार्की लिमिटेड सेट अप बिजनेस ऑन 1 May 2008 विद द फॉलोइंग एसेट्स। प्रॉपर्टी दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग मिला के है 150,000। कंप्यूटर दिया हुआ है 40,000, इन्वेंट्री स्टॉक एंड ट्रेड दिया हुआ है 70,000। उसके बाद स्पार्की लिमिटेड डिसाइड द फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ डिप्रिसिएशन, उसके नीचे लिखा हुआ है लैंड कॉस्टिंग 80,000। जो लैंड है उसकी कॉस्टिंग कितनी है 80,000 है, और लैंड जो है कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होती। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है बिल्डिंग जो बचेगी वो 2% डिप्रिशिएट होंगी स्ट्रेट लाइन मेथड से। उसके बाद कंप्यूटर इक्विपमेंट 25% RBM मेथड से। स्टेट 2 कॉजेज़ ऑफ डिप्रिसिएशन, 2 कॉजेज़ बताने आपको, बता सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल फिजिकल डिटोरेशन इज़ द मेन हेडिंग बेटा, फिजिकल डिटोरेशन के अंदर ही आपके पास एक आता है वेयर एंड टियर, इट्स डिपेंड ऑन द यूजेज ऑफ नॉन करंट एसिड। वेयर एंड टियर हो गया आपके पास, सेकंड आपके पास क्या आ गया रस्ट, डस्ट एंड डिके हो गया 2, तीसरा आपके पास क्या आ गया ऑब्सेसिलेंस हो गया, चौथा आपके पास इनएडवोकेसी हो गया, इसके बाद पांचवा आपके पास लीज ऑफ क्या कहते हैं बिल्डिंग हो गया आपके पास। तो उन्होंने कितने मांगे थे, 2 कॉजेज़ मांगे थे, आप 2 दे दो स्ट्रेट, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है आपके पास एक्सप्लेन वाई स्पार्की लिमिटेड डज नॉट डिप्रिशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। लैंड को क्यों डिप्रिशिएट नहीं करते, इसमें आप क्या लिख सकते हो, लैंड डज नॉट डिप्रिशिएट बिकॉज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड अप्रिशिएट एंड इट हैज़ इनफाइनाइट लाइफ विद नो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। लैंड डिप्रिशिएट नहीं होता, लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, बढ़ती है, एंड इट हैज़ इनफाइनाइट लाइफ, लामहदूद इसकी ज़िंदगी है, विद नो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आपके पास कहीं ज़मीन ली हुई है, प्रॉपर्टी ली हुई है, उस जगह की वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होती बल्कि अप्रिशिएट ही होती है। ज़मीन, घर डिप्रिशिएट हो सकता है, मकान डिप्रिशिएट हो सकता है आपके पास, मगर लैंड डिप्रिशिएट नहीं होती, ये आप लिख सकते थे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री में क्या लिख सकते हो, इन्वेंट्री डज नॉट डिप्रिशिएट बिकॉज इट इज़ अ करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। इन्वेंट्री डिप्रिशिएट नहीं होती है क्योंकि आपकी करंट एसेट ऑफ अ बिज़नेस है, और इन्वेंट्री जो करंट एसेट ऑफ अ बिज़नेस है कि विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, आप उसको रीसेल करने के पर्पस के लिए अपने पास लाते हो, सेलिंग एंड सेल करने के लिए लाते हो टू अर्न अ प्रॉफिट। तो इन्वेंट्री कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होगी। तो इसका मतलब 4 और 2 6 मार्क्स की थ्योरी थी जो कि निकल गई। एक्सप्लेन वाई डेप्रिसिएशन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग एंड अक्रूवल्स प्रिंसिपल। उन्होंने बोला क्यों डेप्रिसिएशन जो है मैचिंग और अक्रूवल्स का जो है प्रिंसिपल है, यानी प्रूडेंस की बात करता है या अक्रूवल्स एंड मैचिंग की बात करता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट शुड बी चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अर्न इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। आप क्या करोगे, जो डेप्रिसिएशन को किसके अगेंस्ट में चार्ज करोगे, इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करोगे, एज एन एक्सपेंस चार्ज करोगे, और जो भी फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सपेंस हुआ है उसके अगेंस्ट में उसको चार्ज करोगे। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आपके पास कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग। क्या निकालने का बोला है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन निकालने का बोला है, किसकी निकालने का बोला हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग की बोला हुआ है। तो जब आप इस पार्ट पे पहुंचोगे तो ये कौन सा पार्ट था, पार्ट डी है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, उन्होंने मांगी क्या थी, लैंड एंड बिल्डिंग की क्या मांगी थी, डेप्रिसिएशन, मगर इसके अंदर एक छोटी सी एम्बिग्युइटी है। लैंड एंड बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो 150,000 थी, जिसमें से 80,000 किसकी कॉस्ट थी, लैंड की कॉस्ट थी। तो 150 में से 80 निकाल दो तो आई थिंक मेरे ख्याल से 70,000 बच जाएगा। वो किसका बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का बच जाएगा। और आप उस बिल्डिंग की क्या निकाल लोगे, डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। कितने परसेंट बोला हुआ है, 2% बोला था, स्ट्रेट लाइन बोला था। तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 1400 आ गई। यहाँ तक कोई मसला, क्या रिपीट करने की ज़रूरत है, नहीं पक्का। अच्छा, रिपीट करने की ज़रूरत है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला
प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट टू रिकॉर्डिंग। याद है मैंने आपको बार बार बताया था, एक बनता है डिस्पोजल अकाउंट जो कल हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था, पता नहीं शायद आप लोग थे या नहीं थे। डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट या लॉस निकालो, या डिस्पोजल एंट्रीज, यहाँ अकाउंट बोला हुआ है। तो इसका मतलब मैं यहाँ अकाउंट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? तो सबसे पहले मैं अगर इसका अकाउंट बनाने की बात करता हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड पार्ट ई। पार्ट ई में उन्होंने मुझसे क्या मांगा, आप सिर्फ और सिर्फ क्या बना दो, डिस्पोजल अकाउंट बना लो। ये लो डिस्पोजल अकाउंट बना लिया। किसका डिस्पोजल अकाउंट बनाना है? इक्विपमेंट जो डिस्पोज हो रहा था उसका अकाउंट बना लो। तो याद रखना डिस्पोजल को करते वक्त, सॉल्व करते वक्त दिमाग में एक चीज़ को याद रखनी है, डिस्पोज मतलब बेच देना। कि तो जब बेच देना तो मतलब उसकी 3 प्रायोरिटीज़ होती हैं कि कितने का ख़रीदा था पास्ट में, कितने साल आपने उसको अपने पास रख कर इस्तेमाल किया, और उसके बेचने के बाद कितने पैसे आपको रिसीव हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ। ऑन 30 अप्रैल 2010 स्पार्की लिमिटेड सोल्ड सम ऑफ द कंप्यूटर इक्विपमेंट 7,000। यानी स्पार्की लिमिटेड ने सोल्ड कर दिया। बच्चे यहाँ सोल्ड का मतलब, यहाँ जहाँ सोल्ड लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, पैसे आ गए। यानी कितने पैसे आ गए सोल्ड करके 7,000 आ गए। फिर उसी के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द कंप्यूटर इक्विपमेंट हेड कॉस्ट। हेड कॉस्ट जो कंप्यूटर इक्विपमेंट की जो कॉस्ट थी वो कितने की थी? हेड कॉस्ट। पास्ट में कितने का ख़रीदा था? 12,000 का ख़रीदा था, 2008 में ख़रीदा था। मगर आज बना किसके लिए रहे हो? 2010 के लिए बना रहे हो। पॉलिसी ने क्या बोला हुआ है? फुल स्पार्की लिमिटेड चार्जेस ऑफ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। मतलब जिस साल बेच दिया उस साल डेप्रिसिएशन फुल काउंट करोगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, यहाँ पर अगर आप समझते हो, ये देखो, ये रहा अकाउंट, ये रहा आपके पास, ये रहा डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट का मतलब क्या हो गया? कितने का ख़रीदा था, कितने इस्तेमाल कर लिया, और कितने पैसे आ गए। तो 2 वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, आपको उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मैंने कहा ये इक्विपमेंट की कॉस्ट, इस वैल्यू पे हमने इक्विपमेंट ख़रीदा था विच इज़ 12,000, और इक्विपमेंट को जब बेचा, सोल्ड किया, तो पैसे कैसे आए? अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन साइलेंट है। तो मैंने कहा कैश या बैंक कितना आ गया? 7,000। इसका मतलब 12,000 का ख़रीदा था और 2010 में जब बेचा तो 7,000 रुपये रिसीव हो गए। तो कितना इस्तेमाल कर लिया वो हमने देखना है। यहाँ देखिएगा कब ख़रीदा था? 1 मई 2008 को ख़रीदा था। तो 1 मई 2008 से आपका जो अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है वो अप्रैल 2009, 1 साल हो गया। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल कितने का लिया था? 12,000 का लिया था। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और कौन से मेथड से इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है? मैंने कहा ये 12,000 मेरी क्या थी? कॉस्ट थी। मुझे क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन निकालनी है। कब से कब तक की? मई 2008 टिल 30 अप्रैल 2009, 1 साल हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 12,000 का कितने परसेंट बोला है? 25%। 12,000 का 25% निकाल के बताए ना कितना होगा? हाँ तो रिड्यूसिंग है तो क्या हो गया? 12,000 क्योंकि पहले साल की तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं। जब नहीं होती तो हम कॉस्ट पे डायरेक्ट लगाते हैं। तो कितनी आ गई डेप्रिसिएशन? 3,000 आएगी। तो 12,000 का 25% कितना आ गया? 3,000 आ गई। तो 12 में से 3,000 निकल जाएंगे तो नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी बता सकते हैं? 9,000। और अगले साल जब हमने इसको कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो वो कौन सा साल होगा? इसके बाद मई 2009 से अप्रैल 2010। तो इसका मतलब 9,000 का 25% निकाल लें, कितना होगा? 2250। यही है जी। तो 9,000 में से 2250 माइनस कर दें तो नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6750। 9,000 माइनस 2250
9000 माइनस 2250 सही आ गया 6750। 6750। आफ्टर 4 ईयर्स मेरा एसेट था कितने का? मेरा एसेट 2 साल पहले था कितने का? 12,000। और 2 साल बाद उसकी नेट बुक वैल्यू इस्तेमाल करने के बाद कितनी हो गई? मगर उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आई वो कितनी आई? पहले साल की जो डेप्रिसिएशन आई है वो कितनी आई है? 3,000। दूसरे साल की जो डेप्रिसिएशन आई वो कितनी आई? तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरी कितनी हो गई? अगर मैं आपसे बात करता हूँ जो टोटल डेप्रिसिएशन मेरी कितनी हो गई? 3000 एक हो गई और ये हो गई। तो इसका मतलब जो मेरी टोटल डेप्रिसिएशन है ये 5250। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5250 स्टार बना दिया और एक स्टार यहाँ बना दिया ताकि आपको पता लग जाए कि इधर से आई है। तो इसका मतलब दिखने में एसेट को, जब एसेट था आपके पास तो दिखने में आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इस कंडीशन को देखते हो तो कौन सी साइड हैवी है? दिस इज़ कॉल्ड डेबिट साइड बेटा एंड दिस इज़ कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब आपको फ़ायदा क्रेडिट साइड। और अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? आपके पास फ़ायदा हो गया। इनकम स्टेटमेंट 250 का क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? 12,250। यहाँ क्या हो गया? 12,250। ये कंप्लीट क्वेश्चन था जो हो गया।